नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 चैनल पर। सीरीज चल रही है QIP की और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सीरीज है QIP 1082। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इन सबको एक बार चेक करते चले जाएं। देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ज्यादा टेंशन नहीं इस क्वेश्चन में। वो पूछा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड आपको पता ही है, एक वर्ड आपको ढूंढना है जो सही नहीं है सेंटेंस में, कहीं यूज होगा तो गलत यूज होगा। देखो क्या लिखा है यहां पे, वर्ड ध्यान से देखिए। पहला वर्ड लिखा है डेविलिश। ये वर्ड डेविल से बना है, DEVIL, डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान, और ISH आ जाएगा तो इसका मतलब होगा शैतान जैसा। तो डेविलिश का मीनिंग क्या जाएगा? शैतान जैसा। और ये वर्ड बिल्कुल सही है, डेविलिश बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं करना। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये भी सही है। डेविएशन का मतलब होता है जब चीजें अपने ट्रैक से बदल जाती हैं, रास्ता भटक जाती हैं चीजों, से बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन भी सही है। तो वो पूछ रहा है गलत स्पेलिंग, तो गलत स्पेलिंग है DEVEOUS, ये वाले स्पेलिंग गलत है, बाकी सब चीजें ऑप्शन ठीक है। तो डेवियस को स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्या करके आए हैं? कोई डेविएशन कर दिया किसी बच्चे ने, थोड़ा ध्यान दिया करो। डेविएशन DEVIATI, डेविएशन सही तो है वर्ड यार ये। तो इसमें वर्ड क्या जाएगा? डेवियस, और स्पेलिंग बनेगी DEVIOUS, डेवियस। डेवियस ये वर्ड जाना था, डेवियस जो होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला। इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड बताना है आपको। ये वर्ड है इवेपोरेशन। एक मिनट, सेलेक्ट नहीं किया पेन हमने। ये वर्ड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण, जब चीजें भाप बन जाती है उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन वाष्पीकरण होता है। एस्टैब्लिश, ये भी स्पेलिंग ठीक है। एसेंशियल भी ठीक है। इवैल्यूएशन, ये देखो EVALU, तो क्या आना है? LUATION, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन इसे बोलते हैं। किसी चीज का जब एग्जामिनेशन या मूल्यांकन किया जाता है उसे बोलते हैं इवैल्यूएशन। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट, अब देखो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ गया। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न मुंबई March 15। तो ये तो देखो ईयर आ गया, पर्टिकुलर मंथ का नेम आ गया, तो मंथ का नेम आया तो 15 मार्च। 15 मार्च को बंदा आया है, या 2015 में आया, जब भी आया है 15 मार्च को आया है, तो पर्टिकुलर डेट यहां पे लिखी हुई है। और जब एक पर्टिकुलर डेट की आप बात करेंगे तो उसमें आता है ऑन। तो नेचुरल सी बात है, यहां पे क्या जाना है? ऑन, इसमें जाएगा ऑन। ठीक है, ऑन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑन March 15। कौन से में है? ए में। और कहां से आया हूं? मुंबई से, तो फ्रॉम मुंबई ऑन March 15। ये सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट है। अच्छी बात है, आप ऐसे क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस, 3 महीने के अभ्यास के बाद, आई नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। अब तेज तैराकी मैं क्या कैन नॉट नहीं कर सकता हूं, शुड करना चाहिए मुझे। सेंस लगाओ ना कि 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब मुझे स्विमिंग फास्ट करनी चाहिए। कर सकता नहीं हूं, मैं स्विमिंग फास्ट नहीं कर सकता हूं, या मैं 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद फास्ट स्विमिंग कर सकता हूं। एप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा कर सकता हूं, कैन। आई कैन नाउ स्विम फास्ट, ठीक है, या क्वाइट फास्ट जो आपने बोला। अब मैं तेजी से स्विमिंग कर सकता हूं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। स्टिंजी का मीनिंग पूछ रहा है। स्टिंज होता है डंक मारने वाला, लेकिन स्टिंग का मतलब होता है पीड़ा देने वाला। स्टिंजी होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज के लिए खुल के काम नहीं करता, बल्कि कंजूसों की तरह काम करता है। ध्यान रखना, स्टिंजी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कोई भी काम करे लेकिन कैसा करे? कंजूसों की तरह काम करे, उसे बोलते हैं स्टिंजी। अब देखो इसका पूछ रहा है ऑपोजिट। अब काइंड तो इसका अपोजिट हो नहीं सकता, काइंड का मतलब होता है दयालु। अब स्टिंजी वो आदमी जो आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन यहां जो वर्ड जाएगा वो जाएगा जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार, ये आप पे पैसा दे देगा। दयालु आदमी पैसा दे ना दे, लेकिन स्टिंजी का अपोजिट जो जाएगा वो जेनरस जाएगा। जेनरस का मतलब होता है जो दिल खोल के तुम्हें सपोर्ट कर देता है। दयालु आदमी के मन में दया होती है, लेकिन जेनरस आदमी आपके लिए खर्च कर देता है, आपको पैसे दे देता है। आपका कुछ दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन दोनों में फर्क है। दयालु आदमी, जैसे मान लीजिए भिखारी सड़क पे पड़ा हुआ है, आपको दया आई है, बेचारा देखिए कैसे चोट लग गई इसको, तो तुम सिर्फ दया दिखा रहे हो और चले गए,
दयालु आदमी जरूरी नहीं उसके लिए पैसा खर्च करे, लेकिन जो जेनरस आदमी होगा वो उसके लिए पैसा खर्च करेगा। तो जेनरस उदार होता है, तो जेनरस इसका सही अपोजिट वर्ड जाएगा। और बाकी ये तो बहुत टुच्चा सा आदमी है, बहुत नीच प्रवृत्ति का आदमी है। और माइजरली, सिंजी माइजरली एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, कंजूस हो जाता है माइजरली भी। नेक्स्ट आओ, इधर अभी का नाम है ये, और निकुंज। देखो आइदर के साथ जुड़ा है और, तो ये पॉइंट आपने पढ़ रखा है कि जब सेंटेंस में आइदर और जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस की वो नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरर कौन है? निकुंज। निकुंज कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी बनेगी? सिंगुलर। तो आर नहीं बनेगा, इज बनेगा। ये यहां पे एरर है, इज आएगा। इज गोइंग टू विन। क्लियर? नेक्स्ट आइए, गेट आउट ऑफ हैंड। एक ऐसी चीज जो तुम्हारे हाथ से निकल गई। ध्यान रखना, कोई चीज जब तुम्हारे हाथ से निकल जाती है कि भाई साहब बात तो हाथ से निकल गई, अब कंट्रोल में नहीं आएगी, तो उसे बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। कोई बात हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना, इसे बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। तो कौन सा जाएगा? टू एक्ट इररेस्पॉन्सिबली, इररेस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करना। टू बिकम अनकंफर्टेबल, टू बी इंडिसिसिव और टू लूज करेज, ये वर्ड जाएगा ये वाला। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, कोई चीज जब आपके कंट्रोल में नहीं रही है उसे बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। कोई चीज आपके हाथ से निकल गई है, कहते हैं भाई साहब वो कंट्रोल में बात नहीं रही, गेट आउट ऑफ हैंड या बिकम अनकंट्रोलेबल। आसान है ये, अभी जस्ट अभी क्वेश्चन बताया सही। अगर वर्ड आइदर और नाइदर नोर से जुड़ा है, देखो नाइदर नोर से जुड़ के दो सब्जेक्ट कौन कौन से? तो आई और एक माई सिस्टर्स को ध्यान से देखो, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब जाएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी? नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। नियरर सब्जेक्ट कौन है? वाज इंटरेस्टेड। नियरर सब्जेक्ट हुआ तो नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बनेगा। नहीं क्या बनेगा? वाज। वाज नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वर। यहां वर्ड यूज होगा वर इंटरेस्टेड। समझोगे? आसान पॉइंट है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो वर्ब बनेगी वो नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस में आएगी। तो यहां बनेगा वर इंटरेस्टेड। ठीक, नेक्स्ट आए, देखो ध्यान से, ही हैज नॉट टेकन, क्या पूछ रहा है वो? सेगमेंट गिवन दिया है, जो भी अंडरलाइन सेगमेंट जो भी है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, और जरूरत है तो नो इंप्रूवमेंट को इंप्रूव कर दीजिए। इंप्रूवमेंट ले आइए, इसमें कहां पे हो सकता है? तो ही हैज नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम, उसने गेम में कोई भी कोचिंग नहीं ली है। बट ही प्लेज गुड देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, फिर भी वो बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर से बढ़िया खेलता है। अब देखो ध्यान से, उसने क्या कहा है, पॉइंट समझो ध्यान से। उसने क्या कहा? ही प्लेज गुड। अब गुड जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। और नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव डिग्री के साथ तो देन आता नहीं है। देन किसके साथ आएगा? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। तो आपने उसका ही इज प्लेइंग गुड, ये भी गलत हो गया। ही प्लेज द बेस्ट, बेस्ट के बेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में भी देन नहीं आता, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट क्या जाएगा? ही प्लेज बेटर देन। ही प्लेज बेटर देन मैनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स से बढ़िया वो बंदा खेलता है। क्लियर? चलिए, अच्छा ये जो ना ध्यान रखो, गुड एक एडजेक्टिव है, पर हमें यहां एडजेक्टिव नहीं चाहिए क्योंकि प्लेज वर्ब है। वर्ब के लिए कौन आता है? एडवर्ब। तो हमें एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री लेके आना है बेटर। क्लियर ना है? तो ये एडवर्ब का कंपैरेटिव जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नॉट ओनली। ये मैं कई बार कह चुका हूं, जब सेंटेंस आपका नॉट ओनली, हार्डली, स्कार्सली, इस तरह के वर्ड से सेंटेंस अगर शुरू होता है तो आपको सेंटेंस में कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये स्टार्ट हुआ किससे? नॉट ओनली से। तो नॉट ओनली का ग्रुप कौन है? बट ऑल्सो। तो ये तो सही लग रखा है कोऑर्डिनेशन में यहां पे, लेकिन शुरुआत हुई है नॉट ओनली से, तो यहां बनेगा इनवर्जन। यानी कि किसी नेगेटिव एडवर्ब से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया तो पार्शियल इन्वर्जन बनेगा, यानी सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और इधर चला जाएगा आपके सेंटेंस का मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लाना। देखो कहां लिखा है? डिड यहां भी है, डिड यहां भी है, ये तो नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। अब देखो हमने बोला डिड शी दोनों में है, दोनों में डिड शी आ गया, पर यहां क्या लिखा? डिड शी ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ या सेकंड फॉर्म आएगी? यहां पे सेकंड फॉर्म है, तो ग्रामर काम करेगी। तो डिड जब लिखे हैं तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? दिमाग लगाओ, डिड के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन जाएगा ए। नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म चली जाएगी। क्लियर? ध्यान रखो, करो इन्वर्जन को पढ़ना। नेक्स्ट आए,
जल्दी भाई, एक्यूरेट, बहुत आसान वर्ड है एक्यूरेट, सबने सुन रखा है कि ये तो एक्यूरेट है, इसके बाद एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक, तो एक्यूरेट का क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, तो कौन सा होगा एक्यूरेट का सिनोनिम, प्रिसाइज, ट्रुथफुल, कंडेंस्ड और पैसिफाई। देखो एक्यूरेट का मतलब, देखो ट्रुथफुल होता है जो सच्चा है, प्रिसाइज होता है संक्षिप्त में आपने बात की है, कंडेंस्ड चीजों को आपने कंडेंस कर दिया यानी कि छोटे रूप में चीजों को ले आए, और पैसिफाई आपने शांत कर दिया। अब देखो इसमें जो बच्चे करके आए हैं इस वर्ड में, ये है 86, इसमें जो बच्चे करके आए हैं, कुछ बच्चे कंडेंस्ड कर दिए, कुछ ने पैसिफाई कर दिया। ऐसे ना किया करो यार, सोचा करो। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, वर्ड को देखो ध्यान से, पैसिफाई का मीनिंग क्या है, शांत, ये शांत करने की सेंस होती है। और कंडेंस्ड होता है किस चीज को जब संकुचित कर लेते हैं, कंडेंस मतलब छोटे रूप में ले आता है। यहां जो एक्यूरेट का मतलब जाएगा, एक्यूरेट का मतलब जाएगा प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है कि चीजों को छोटे रूप में, पूरी बात छोटे रूप में कह दो, यानी कि 50 लाइन ना कह के एक ही लाइन कहो जो सटीक हो, पूरी कहानी ना सुना के 2 शब्दों में बात बताओ। सटीक बात का फॉर्मेट यहां पे जाएगा प्रिसाइज। प्रिसाइज में संकुचित रूप हो, छोटा रूप हो, लेकिन सटीक हो, तो वो प्रिसाइज होता है। ये प्रेसी राइटिंग भी आपने सुनी होगी कई बार, ये प्रेसी राइटिंग चलती है। प्रेसी राइटिंग में क्या करते हैं कि पूरा एस्से होता है, लेकिन उस एस्से को बहुत छोटे फॉर्मेट में लिखा जाता है और सटीक सटीक बातें उसमें सारी लिख दी जाती हैं। तो इसका सिनोनिम क्या जाएगा भाई, प्रेसाइज। अगला देखिए कोहिरेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है कोहिरेंट, इसका पूछ रहा है अपोजिट। कोहिरेंट जो वर्ड होता है, देखो इसे ध्यान रखना, कोहिरेंट का मतलब होता है तार्किक, एक ऐसी बात जो तर्क पे टिकी हो, तर्क पे, मतलब एक लॉजिकल बात को हम बोलते हैं कोहेरेंट। एक ऐसी बात जिसके बात में विवाद बात की जा सके, जिसके बारे में हमें डिस्कस कर सके सही है गलत है, तो कोहेरेंट का मतलब तार्किक बात को शो करेगा, तर्क को शो करता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। तो नेचुरल सी बात है इलॉजिकल चला जाएगा, आगे सरदर्दी पालने की जरूरत तो नहीं है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो तुरंत इलॉजिकल हो जाएगा। एलिजिबल जो होता है, इलिजिबल ये होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। कांस्टेंट होता है स्थिर, ठीक है ना। कंसिस्टेंट होता है दृढ़, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो इलॉजिकल ही जाएगा। तो लेकिन यहां इसके लिए आपको इस पहले वाले वर्ड का कोहेरेंट का मीनिंग पता होना जरूरी होता है। क्लियर दोस्तों, आगे आइए नेक्स्ट। वियरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वियरी। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, वियरी, थका हुआ। एक ऐसा आदमी जो थक गया है, काम करते हुए थक जाता है, उसे बोलता है वियरी। इसका पूछ रहा है अपोजिट पूछ रहा है, एक है क्विक, एक है अलर्ट, एक है टायर्ड, एक है रिफ्रेश्ड। तो दिमाग लगाओ, थके, जब आप थक गए, थकने के बाद आप कहते हैं थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो आराम करके आपको क्या फील होता है, रिफ्रेश्ड। यानी कि थकने का जो अपोजिट वर्ड जाएगा वो रिफ्रेशमेंट जाएगा, रिफ्रेश्ड हो जाएगा। ये नहीं कि आप थक गए तो उसके बाद फिर सो गए तो क्विक हो जाते हैं, सोने के बाद तो क्विक नहीं होते हैं, सोने के बाद क्या होते हैं, रिफ्रेश्ड होते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। तो थकान का जो अपोजिट है वो है तरोताजा होना या रिफ्रेश्ड होना। तो सही वर्ड क्या जाएगा इसका, रिफ्रेश्ड। क्लियर, थोड़ा दिमाग लगाओ वर्ड्स के ऊपर, हल्का टाइम दीजिए। वियरी का मतलब वियर से नहीं है, कभी आप दिमाग लगा लो वियरी तो वियर, वियर का मतलब पहनना, तो वियरी का मतलब पहना हुआ, ऐसे नहीं है। वियरी मतलब थका हुआ। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है इसका। ए लार्ज बंडल या बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हे या कॉटन। ज्यादातर कॉटन से ही याद कर लेते हैं इस वर्ड को। ए लार्ज बंडल ऑफ कॉटन या पेपर या हे होता है भूसे भूसे का ढेर वेर होता है, किस चीज का ढेर होता है, घास वास का। तो पेपर का बंडल या घास फूस का बंडल या कॉटन का बंडल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है, ध्यान रखना, बेल। BLE बेल, कंफ्यूज मत होना, बेल की स्पेलिंग एक BAIL भी होता है बेल। इसका मतलब होता है जमानत। ये बेल है किस चीज की, जमानत। और ये होता है गठिया, गठरी जिसे बोलते हैं, गठरी, चीजों की गठरी को बोलते हैं। बैरल आपको पता ही है, बैरल पीपे होते हैं जिसमें पानी शहद वहद भर के रखते हैं। और गेल, ये वर्ड ध्यान रखना, GALE, गेल, इसको तुम याद रखो क्रिस गेल से, एक बहुत बड़ा बैट्समैन हुआ है वर्ल्ड के अंदर, क्रिस गेल। और जब वो बैटिंग करता था, बैटिंग होती थी तूफानी बल्लेबाजी, तो गेल का मतलब याद कर सकते हैं तूफान से,
जैसे क्रिस गेल बैटिंग करता था, उस वर्ड को बोलते हैं गेल। और ये वर्ड है कैशे। कैशे का मतलब होता है छिपी हुई चीजें, गुप्त भंडार को कैशे कहा जाता है, कैशे गुप्त भंडार, ठीक है। तो यहां जो वर्ड जाएगा वो जाएगा बेल। नेक्स्ट आइए, आई फेल्ट समथिंग हार्ड, इसको तो ग्रामर से आपको करना पड़ेगा, तो ग्रामर का रूल है, यहां पे फाइनाइट वर्ब है फील, तो ध्यान रखना जब भी आपको फाइनाइट वर्ब मिले, मेक, बिड, फील, हेल्प, हियर, वॉच, सी, नोटिस, लिसन और एक है नो। जब आपको ये वाली वर्ब्स मिल जाए फाइनाइट वर्ब में, तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा, इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ये वाली वर्ब्स ऑब्जेक्ट। तो यहां जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब लिखोगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे, कुछ नहीं करना है, रट लेना इस पॉइंट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई फेल्ट समथिंग हार्ड, समथिंग हार्ड यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया समथिंग, तो हिट जाएगा। आई फेल्ट समथिंग हार्ड हिट माई चीक, कुछ मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह पे आके लगा। दिस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ, यहां कुछ भी नहीं करना है, रट लो इस पॉइंट को, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। कंसिस्ट लिखा होता तो कंसिस्ट के साथ ऑफ चलता है, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, मीनिंग एक ही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे डी पॉइंट को ठीक करो, कंप्राइजेज। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपर्टीज लेके आगे पढ़ो ही मत, ज्यादा सरदर्दी नहीं। दिस टेस्ट कंप्राइजेज ग्रामर, कंप्राइजेज ऑफ ग्रामर नहीं, कंप्राइजेज ग्रामर, खत्म बात इसकी। नेक्स्ट आते हैं, ओके ओके ओके, एक मिनट भाई, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। ठीक है, देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज, मैसेज को कोड और डिकोड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कोडिंग और डिकोडिंग के लिए यूज होता है उसे क्या बोलेंगे? देखो, ये वर्ड लिखा है क्रोनोमीटर। क्रोनो का मतलब होता है समय, मीटर का मतलब होता है मापन। ये तो समय मापने का एक यंत्र हो जाता है कि कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कितना भी बड़ा तूफान आ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन सही समय आप उसका निकाल ही लेते हैं, उसे क्रोनोमीटर बोलते हैं। तो ये तो पॉइंट नहीं जाएगा। चलो, क्रिप्टो आपने सुना, क्रिप्टो करेंसी बड़ी फेमस हो रही है आजकल। कोड है क्रिप्टो करेंसी, कोई हार्ड करेंसी तो आपको मिल नहीं रही कि 100 का नोट तुम्हें पकड़ा दिया, वो तो करेंसी है नहीं। क्रिप्टो का मतलब होता है एक कोड, बस एक कोड है आपके पास में, वो उसी में लेन देन चल रहा है। तो क्रिप्टोग्राफ यहाँ पे सही वर्ड हो जाएगा। कार्डियोग्राफ ये आपके हार्ट से संबंधित होता है, कार्डियो। और क्रेस्कोग्राफ ये पौधों का एक डेवलपमेंट चेक किया जाता है, पौधा होता है उसका डेवलपमेंट चेक करते हैं। तो ये तो नहीं जाएंगे, कौन सा जाएगा? क्रिप्टोग्राफ, जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग को हम पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने वाला पैमाना। चलिए नेक्स्ट आइए, गिव द स्लिप। गिव द स्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम होता है, गिव द स्लिप। गिव द स्लिप का मतलब होता है जब आप बच के निकल जाते हैं, कि आपको पुलिस पकड़ने आई और आप बच के निकल गए, आप स्लिप हो गए वहां से। जैसे हाथ पे तेल लगा रखा था आपने, पुलिस ने हाथ पकड़ा और आपका हाथ स्लिप हो गया। गिव द स्लिप का मतलब होता है टू एस्केप, बच निकलना। अब ये बी हो गया, सी हो गया, भाई ये तो गड़बड़ हो गई इसमें। हम्म 93 वो ऊपर नीचे हो गए बच्चों, ठीक है, वो आपका आंसर सही आएगा। वहां पे उसमें बी लिखा होगा आंसर, मुझे लगा कभी सी ना हो जाए इसमें, तो वो ए सी डी ऊपर नीचे हो गया, तो यही जाएगा बी, सही आपका आंसर वहां पे। गिव द स्लिप मतलब टू एस्केप, आंसर ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट आए, रेडिकल। देखो ये वर्ड मैं कई बार बता चुका हूं, रेडिकल का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट को रेडिकल बोला जाता है। जो चीज कंप्लीट है उसे क्या बोलेंगे? रेडिकल। तो कौन सा जाएगा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एज ए होल, सब कुछ यही है, एब्सोल्यूट।
जैसे आपका ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें प्रोटीन की कमी आई, दिस इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरा डिटेल में क्लियर हो जाता है, यही है। तो रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इस वर्ड को। नेक्स्ट, यू विल रिग्रेट, शुरुआत कहां से है? यहां से है भाई, शुरुआत ये वाली, एक मिनट, शुरुआत है यहां से। द ऑफर इज गुड, ऑफर कैसा है? अच्छा है। यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे। यू डिक्लाइन इट, अगर तुमने इसे मना कर दिया तो। इफ यू डिक्लाइन इट, अगर तुमने इसे नकार दिया तो ऑफर अच्छा है, तुम पछताओगे। द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट इफ यू डिक्लाइन इट, इफ जाएगा। और ये मेरे हिसाब से यार ये तो सभी का ठीक होना चाहिए, सभी का ठीक है। 2-4 बच्चे हैं वो, उनका भी ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आइए। हाँ, अब आगे आपका क्लोज टेस्ट, ध्यान से देखो। क्लोज टेस्ट में इसे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन को इसके, वो कह रहे हैं वाइल्ड मंकीज, जंगली बंदर जो हैं, आर ए प्रॉब्लम, ये बड़ी समस्या है किसानों के लिए मैनी एरियाज इन जापान। भारत की बात नहीं कर रहे, तो भारत के हिसाब से ही समझ लेना कि जो जंगली बंदर हैं वो बड़ी प्रॉब्लम है किसानों के लिए जापान के अंदर, ठीक है ना। अब आगे सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ऑफन कम, कम तो वर्ब हो गई ना, तो वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? दे। तो यहां पे क्या जाएगा? दे। दे मतलब कौन? बंदर। दे ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स, वो जंगलों से बाहर आ जाते हैं। दे ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स, तो वहां तो आ गया दे। अब इसमें चेक करो कौन सा आएगा? टू। अब टू के साथ चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द टेस्टी वेजिटेबल्स। क्या करने के लिए? गेट करने के लिए, कट करने के लिए, वेस्ट या ईट? ईट आएगा। टू ईट, तो यहां तो आ गया दे, यहां आ गया ईट। टू ईट टेस्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑन फार्म्स, ऑन फार्म्स, इसमें देखो वो आ जाते हैं। दे ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स टू ईट टेस्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऑन फार्म्स। कब? ऑल ईयर्स, होल ईयर्स, दिस ईयर, एवरी ईयर। तो देखो एवरी ईयर, हर बार की बात कर रहा है ना। दे ऑफन कम, रिपीटेशन होगा, इंडेफिनिट टेंस आया तो बार बार आ जाते हैं। कब आते हैं? हर साल आ जाते हैं। आगे लिख के, दे कॉज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स, वो बड़ा नुकसान करते हैं फसलों को। द फार्मर्स आर फ्लाइटिंग बैक, फ्लाइटिंग फाइटिंग बैक हो सकता है। चलो, वो जो किसान है वो इन पे अटैक भी करते हैं। तो कौन सा वर्ड जाएगा? देखो ध्यान से, ये फसलों को नुकसान करते हैं क्योंकि किसान का सामना करते हैं, तो क्योंकि नहीं आएगा, हाउएवर। हालांकि कुछ किसान जो है इसका सामना भी करते हैं, काउंटर रिएक्ट भी करते हैं, हाउएवर। अब देखो क्या लिखा है, इन 2005 a small village in Nagano, नाम लिखो। वो कह रहा है 2005 में छोटा सा गांव है नगैनो, ए प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। प्रोग्राम किसके लिए? फसलों को बचाने के लिए प्रोग्राम क्या किया? कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेट किया, एम्बार्क किया। तो वर्ड देखो बड़ा ध्यान से है, कौन सा जाएगा? स्टार्टेड। स्टार्टेड। और आगे जब तुम्हें ऑप्शन यहां तक मिल गए, आगे की जरूरत ही नहीं है, यही है। और इससे आगे भी कोई क्वेश्चन बचा तो देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं बचा भाई। चैनल सब्सक्राइब कर देना श्योर 60 गुरुकुल का, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे कनेक्ट हो जाइए आप लोग। और नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट QIP सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।